जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है। इसके अलावा पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटक है इसका भी अध्ययन करेंगे डिटेल में, और फिर हम इकोलॉजी क्या है और साथ ही इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये है आज की क्लास हमारी। इन्वायरमेंट पर्यावरण में अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इकोलॉजी इकोसिस्टम। आप बड़े ध्यान से समझेंगे, हम इसे को रिलेट करेंगे। जैसे ही हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण से इकोलॉजी को और इकोलॉजी से फिर इकोसिस्टम को रिलेट करेंगे। तो वही है एनवायरनमेंट। यदि हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात करें, एनवायरनमेंट की परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या होगी? किसी जीवधारी के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटक के वातावरण को क्या कहेंगे? हम पर्यावरण कहेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है वह है जैविक, जिसे इंग्लिश में बायोटिक कहा जाता है, और सेकंड वर्ड है अजैविक यानी एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक दो वर्ड हैं, इनमें देखेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। जैसे कि आप लोग जो पुरानी कक्षाएं पिछली, चाहे आप 6 से लेकर 10 तक स्टैंडर्ड में पढ़ी ही होंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक का मतलब है जिसमें जीवन पाया जाता है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक का मतलब है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। यदि हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या आएंगे? जैवी चीजें, मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है। जबकि एबायोटिक में वे पदार्थ, वे सभी आएंगे जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। पर हम क्या समझेंगे अभी? पर्यावरण। तो पर्यावरण की परिभाषा हमने देख लिया कि किसी जीवधारी के चारों ओर जो जैविक अजैविक घटकों का जो वातावरण पाया जाता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। समझिए, सपोज दैट ये एक जीव है, मनुष्य, ठीक है। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक जीव है। अब इसके चारों ओर वातावरण है, और वातावरण में हमने क्या पढ़ा? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। बायोटिक यानी जीवन, जिनमें जान पाई जाएगी, तो वो चाहे कुत्ता हो सकता है, व्यक्ति इंसान हो सकता है, या फादर ऑफ कोरोना है ना, चाइना साला हरामी हो सकता है, मच्छर हो सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो तापमान हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, नमी, वर्षा, मिट्टी, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सॉरी, बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक। अब जैविक घटक में देखेंगे, अब ये जो जीव है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये वातावरण के दूसरे जीव को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। क्या करेगा भाई? प्रभावित करेगा। समझिए, ये मच्छर है भाई, या मस्कीटो है, ये भी वातावरण में पाया जाता है, और ये मनुष्य भी वातावरण में रहता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सॉरी, देखेंगे जैसे ये मच्छर जैसे ही हमारी बॉडी में कट करेगा और प्लाज्मोडियम पैरासाइट को हमारी बॉडी में छोड़ देगा, और फिर हम मलेरिया से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमें क्या किया? इफेक्ट किया, यानी कि प्रभावित किया। ठीक इसी प्रकार ये जीव भी मच्छर को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? मान लीजिए मेरी बॉडी में मच्छर बैठता, मैं ऐसा ठोक देता हूं, मच्छर मर गया, उसका अस्तित्व खत्म। मतलब ये जीव भी इसे इफेक्ट किया, और मच्छर भी इस जीव को इफेक्ट करता है। मतलब जो वातावरण या पर्यावरण में जो जीव पाए जाते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। समझिए, कुत्ता, ये देखिए, ये मोहतरमा और सर जी क्या कुत्ते के साथ सो रहे हैं। देखिए, कुत्ते सबसे वफादार इंसान होता है, अब माना जाता है, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया कि कुत्ते को साथ में सुलाते हैं, साथ में खाना खिलाने लगे। जबकि यदि कुत्ता इसे काट दे तो कुत्ता इसे प्रभावित करेगा, और यदि ये कुत्ता को मार दे, दुर्व्यवहार करे, तो ये इसे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। समझिए, ये फादर ऑफ कोरोना, इसे समझिए, ये बहुत हरामी चुट्टा इंसान है भाई, बहुत चुट्टा इंसान है। इसे समझेंगे, ये फादर ऑफ कोरोना है ना, शी जिनपिंग। ये साले हरामी लोग इतने हरामी हैं, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बताइए,
चमगादड़, चमगादड़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे अपनी लैब में, और यहीं से क्या निकाल दिया भाई, ये वायरस बना दिए। यहीं से क्या बना दिए, वायरस। ये जो वायरस देख रहे हैं ना, यही चुट्टा हरामी की देन है, चाइनीज वायरस, इन्हीं लोग की देन है ये कोरोना वायरस। तो देखिए, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चमगादड़ जो होता है पक्षी, चमगादड़ में ये लोग रिसर्च कर रहे थे, और वहीं से क्या निकाल गया, वहीं से कोरोना की उत्पत्ति हो गई। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे सूक्ष्म जीव वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, ये भी क्या वातावरण को प्रभावित करते हैं। वातावरण का सेंस है मनुष्य या जीव को। तो कोरोना देख रहे हैं आप कैसे अपना परचम रूप लहरा रहा है। दूसरी लहर आपने देखा हाल ही में, इटली देखिए, अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, कनाडा देखिए, क्या तबाही मचा के गया है। और विदेशों की तो छोड़िए, सेकंड वेव में हमारे इंडिया की क्या हालत हुई थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऐसी कुछ स्थिति बन गई थी। इस प्रकार वातावरण में जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, वो भी मनुष्य को क्या करेंगे, या कोई जीव है जो वातावरण में पाया जाता है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी बायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखेंगे, ये यदि शेर के साथ हम दोस्ती कर लिए तो शेर से हमारा दोस्ताना रूप हो गया, और यही शेर हमें क्या कर सकता है, घायल कर सकता है, हमारी कुर्बानी ले लेगा, है ना, हमें भोजन के रूप में यूज कर लेता है। इस प्रकार वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये बातें थी बायोटिक कंपोनेंट की। अब हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे मैंने बताया था, ये वाटर पाया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे वायु पाई जाएगी। इस प्रकार हम एबायोटिक कंपोनेंट देखेंगे। चलिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे एयर, वायु आएगी भाई, मैंने बताया था, आर्द्रता होगी, वर्षा होगी, मिट्टी होगी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, फिर हम एबायोटिक कंपोनेंट समझेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम सबसे पहले देखे थे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने बताया था, जिनमें भाई जान पाई जाती है, जिनमें जीवन पाया जाता है, वे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक में बात करेंगे तो हम तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट है उत्पादक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहेंगे, और सेकंड जो वर्ड है वह उपभोक्ता, जिसे हम कंज्यूमर कहेंगे, और थर्ड है अपघटक, डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो जैविक घटक में हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखें आप। चलिए, तो और एबायोटिक कंपोनेंट्स में ये सारी चीजें का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक। उत्पादक क्या है भाई, समझेंगे। उत्पादक देख रहे हैं आप, उत्पादक क्या है, उत्पादक समझिए। उत्पादक कौन होते हैं भाई, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं क्या, उत्पादक होते हैं। अब समझिए, उत्पादक की यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल में हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, कार्बनिक पदार्थ या जैव संश्लेषी पदार्थ की दर को उत्पादकता कहा जाता है। अब समझिए, जो वर्ड है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या है भाई, कार्बनिक पदार्थ मतलब जो पदार्थ होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, वह क्या कहलाएगा, कार्बनिक पदार्थ। और उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है ना, यदि आप देखे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, प्लस H2O होता है, यानी वाटर होता है, मतलब हाइड्रोजन भी है। इनसे मिलकर वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश के जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वो क्या बनाते हैं भाई, C6H12O6। C6H12O6 देखेंगे आप, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसे ही हम भोजन कहते हैं। देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ये जो है दूसरे रूप में हो सकता है, चाहे ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकता है या ग्लूकोज के रूप में हो सकता है। इस प्रकार जटिल संकुल के रूप में हो सकता है।
तो परिभाषा वही थी कि कार्बनिक पदार्थ या जैव पदार्थ संश्लेषण की दर को उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह की सहायता से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यही ग्लूकोज क्या कहलाता है भाई? यही ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ कहलाता है या जैव संश्लेषी पदार्थ या जैव पदार्थ संश्लेषण कहलाता है। तो उत्पादक क्या है ये आप लोग समझे होंगे। उत्पादक में दो चीजें आती है भाई। उत्पादक को दो प्रकार से डिवाइडेड कर सकता है। ये छोटे एग्जाम व्यापम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, यदि आप लेवल में तैयारी करेंगे फिर तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर भी हम देखते हैं जो उत्पादक है दो प्रकार की होती है भाई, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है दो प्रकार से होती है। पीपी का मतलब है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एसपी का मतलब है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादकता और ये कहलाएगा द्वितीयक उत्पादकता। यदि हम पीपी यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी यदि दो भागों में डिवाइड करें तो दो प्रकार से ये पाई जाती है। जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता, और सेकंड है एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती। समझेंगे ये क्या है, समझेंगे जीपीपी क्या है और एनपीपी क्या है भाई। लेवल में क्वेश्चन बनता है, बड़े एग्जामों में बनता है, चाहे एमपीपीएससी हो, नीट वगैरह हो या मेडिकल के कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा समझेंगे हम जीपीपी क्या है और एनपीपी क्या। समझिए अभी कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा मजदूरों का पलायन हो रहा, बहुत ज्यादा मजदूरों का पलायन हो रहा। महाराष्ट्र से वो आ नहीं पा रहे थे भाई, उनके लिए गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ये कोरोना के टाइम ये न्यूज बहुत चली है, तो आप लोग सभी परिचित होंगे। समझिए कोई व्यक्ति अपने गांव से कहां जाता है? शहर आता है मजदूरी करने, काम करने, ठीक है। अब वो काम करता है और काम के बदले समझिए उसे 300 रुपए मिलते हैं, ठीक है। काम के बदले उस व्यक्ति को 300 रुपए मिलेंगे। अब इन 300 रुपए जो मिलेंगे ये क्या कहलाएगा? इनकी जीपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगा। इसकी ये क्या कहलाएगी? टोटल सकल उत्पादकता कहलाएगी भाई। अब देखिए काम के बदले इसे 300 रुपए तो मिले भाई। अब इस 300 रुपए में वो वापस घर जाएगा तो उस समय उसे क्या ऑटो टैक्सी का किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा दिन में वो यदि खाना वगैरह या नाश्ता करता है तो उसमें भी इस पैसे में वो क्या करेगा? खर्च होगा। मान लीजिए 300 में यदि वह इस प्रकार से 50 रुपए खर्च कर देता है। क्यों खर्च कर देता है? क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है, उसे आवश्यक है 50 रुपए। यदि वो 50 रुपए खर्च नहीं करेगा तो 300 रुपए नहीं कमा सकेगा। तो ये जो 50 रुपए ये खर्च कर दिया, अब इस 50 रुपए को हम ये 300 से माइनस कर दें तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई? यहाँ पे बचेगा 250 रुपए। तो ये जो 250 रुपया है ये इसका क्या कहलाएगा? नेट उत्पादकता। क्या कहलाएगी? शुद्ध उत्पादकता या शुद्ध बचत कहलाएगी। ठीक है, समझ गए ना। यदि 300 रुपए उसे उस कार्य के बदले मिलते हैं वो जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से वो अपने लिए खर्च कर लिया किराए के रूप में, भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में। इसके बाद जो शेष राशि बचेगी, नेट राशि, वह क्या कहलाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे एनपीपी कहा जाता है। अब समझेंगे यहाँ एक फॉर्मूला होता है भाई। ये फॉर्मूला आप देखेंगे, फॉर्मूला है एनपीपी। एनपीपी क्या होता है? तो जीपीपी माइनस आर। आर क्या होता है? रेस्पायरेशन गुणांक होता, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का मतलब है ये जब कोई उत्पादकता बनती है तो उत्पादक बनने के लिए उसमें जो एनर्जी खर्च होती है वही श्वसन गुणांक कहलाता है। तो टोटल एनर्जी में उससे उस एनर्जी को बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे निकाल दिया जाए तो ये टोटल एनर्जी बचती है। इसे क्या कहते हैं? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए तो ये चीजें समझ लिए आप। अब हम देखेंगे उत्पादकता। उत्पादकता हमने देख लिया, उत्पादकता क्या कहलाती है हमने समझ लिया, बहुत अच्छे से नॉर्मल लोकल एग्जांपल से समझ ली। अब देखिए उत्पादकता कौन करते हैं भाई? हरे पेड़ पौधे। उत्पादकता कौन करते हैं? मतलब उत्पादक कौन होते हैं? प्रोड्यूसर हरे पेड़ पौधे होते हैं। अब हरे पेड़ पौधे होते हैं,
ये जो पेड़ पौधे होते हैं भाई विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें विभिन्न विभिन्न रूप में जाना जाता है। इनमें से एक रूप होता है जीरोफाइट। क्या है भाई? जीरोफाइट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट पानी की बचत करना चाहते हैं, मतलब ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहां पे पानी की उपलब्धता होती है बहुत कम या ना के बराबर होती है। मतलब वाटर कैसा होता है? जीरो होता है। ठीक है, पानी कैसा होता है? जीरो होता है या लगभग ना के बराबर उपस्थित होता है। तो ऐसे स्थान में पाए जाने वाले प्लांट क्या कहलाएंगे? जीरोफाइट प्लांट कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखें आप लोग, जीरोफाइट प्लांट क्या कहलाएंगे भाई? जीरोफाइट प्लांट यहाँ पे देखेंगे आप, ये नागफनी, कैक्टस वगैरह हैं, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्लांट आते हैं जीरोफाइट प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओपुंसिया एग्जाम्पल याद रखेंगे भाई इनका। ओपुंसिया जिसे हम क्या कहते हैं? नागफनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागफनी कहा जाता है। यदि आप ये डायग्राम ना देखें आप लोग, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये गलत इमेज लग गई। चलिए इसे हम खत्म कर देते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, यदि आप इन प्लांटों को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। यदि इस पिक्चर भी देखेंगे और ये पिक्चर पे भी देखेंगे तो आपको दिखाई देता भाई इन प्लांटों में पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही ना। तो इन प्लांटों की जो पत्तियां होती हैं पानी के वाष्पोत्सर्जन की बचत के लिए तना में रूपांतरित हो जाती हैं, मासल हो जाती हैं, गद्दीनुमा आकृति बना लेती हैं। और पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं ना, रंध्र में क्या कांटे, स्पाइल उग जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये कांटेनुमा संरचना पाई जा रही भाई। और इनकी जो पत्ती है मासल हो गई है। कैसी हो गई है? मासल, गद्देदार नुमा में अपने आप को क्या कर ली है? चेंज कर ली है। तो नागफनी, ओपुंसिया, कैक्टस, ये सभी कौन से प्लांट कहलाएंगे? जीरोफाइट प्लांट कहलाएंगे। अब हम देखेंगे अगला प्लांट है हाइड्रोफाइट। कौन सा प्लांट है भाई? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो प्लांट है जली पादप कहलाता, मतलब जल में पाए जाते हैं ये प्लांट। देखेंगे हम ये प्लांट क्या है। तो ऐसे प्लांट जो जल में पाए जाते हैं जली प्लांट कहलाते हैं। इनमें से एक है भाई इसका एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एक आइकॉर्निया कहते हैं। क्या? आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ। हिंदी में बोला जाए तो जलकुंभी। क्या कहा जाता है? जलकुंभी। इस जलकुंभी की एक स्पेशल विशेषता है, जानेंगे आप। इस जलकुंभी को टेररिस्ट ऑफ बंगाल, समझ रहे हैं ना, जो पश्चिम बंगाल का आतंक के रूप में इसे संज्ञा दी गई है भाई। ये क्या है? सबसे पहले बंगाल में देखा गया था। ये होता क्या है? इसे आतंक क्यों कहा जाता? समझेंगे। इसे टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है, मतलब ये बंगाल का क्या है? आतंकवाद है। इस नाम से इसे संज्ञा दी गई। जो तालाब होते हैं, तालाब में ये जलकुंभी लगाई जाती है भाई। तो ये जलकुंभी पूरे तालाब में फैल जाती है और उस तालाब में पूरी एक परत भूमिनुमा संरचना बना लेती है, जिससे सूर्य का प्रकाश भी उस तालाब के नीचे तल तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा जो ऑक्सीजन वगैरह हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो प्रॉपर रूप से जली जो जीव हैं उन्हें नहीं मिल पाते, जिन कारण जली जीव, मछली वगैरह, इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए इसे टेररिस्ट कहा जाता है, खास तौर पे बंगाल का टेररिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा ये देखेंगे हाइड्रिला। ये जो प्लांट है ये हाइड्रिला है, ये जली प्लांट है, हाइड्रिला भाई। इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है, हाइड्रिया, वॉल्पिया, लेमना, आइकॉर्निया। यही है भाई, आइकॉर्निया यानी जलकुंभी, वाटर लिली, लोटस, ये सभी प्लांट जली पादप के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हेलोफाइट। क्या है? हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है लवणोद्भिद प्लांट, मतलब ऐसे जगह ये प्लांट पाए जाते हैं जहां लवण पाए जाते हैं। लवण का मतलब, लवण कहां पाए जाते हैं भाई? समुद्री जल में। तो ऐसे प्लांट जो समुद्री जल के किनारे दलदली भागों में पाए जाते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट प्लांट कहलाते हैं। यदि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये देखेंगे, ये दलदली स्थान है, यहाँ पे दलदल है और इस दलदल में प्लांट उगे हुए हैं। ये कौन से प्लांट कहलाते हैं? हेलोफाइट प्लांट कहलाते हैं।
इसके अलावा भी यहाँ देखेंगे आप तो ये सभी क्या समुद्र के किनारे ये प्लांट पाए जाते हैं, ये दलदली प्लांट पाए जाते हैं। यदि आप देखेंगे तो कोकोनट, सुंदरी वन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं भाई हेलोफाइट। तो आप लिख सकते हैं सुंदरी वन और मैंने बताया ताड़ के अलावा नारियल, कोकोनट, ये सभी वृक्ष किसके अंतर्गत आते हैं? हेलोफाइट प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादकता कौन करते हैं भाई? हरे पादप करते हैं, प्लांट करते हैं। और प्लांट के टाइप हमने देखा 3 प्रकार के देखा हमने। पहला था जीरोफाइट मरुद्भद, सेकंड था हाइड्रोफाइट यानी जली पादप, और थर्ड था हेलोफाइट यानी लवणोद्भिद प्लांट। इस प्रकार से 3 टाइप के हमने प्लांट देख लिया। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पादप भी पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं जो क्या दिखाते हैं? सहजीविता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सहजीविता या सिम्बायोटिक रिलेशन। सहजीविता क्या है समझेंगे। सहजीविता का मतलब है साथ साथ जीवन यापन करना, एक दूसरे की कमी की पूर्ति करना। मतलब मान लीजिए, समझिए, उदाहरण समझिए, पति पत्नी, घर में पति पत्नी सहजीविता का बेस्ट उदाहरण समझेंगे। अपने माता पिता की तुलना करिए, माँ और ये है पिता, ये हमारे पिताश्री हैं। समझिए, माताश्री हमारी पिता के लिए क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। पिता के लिए क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। और हमारे पिताश्री माता की आकांक्षाएं, आशाएं हैं कि मेरा बड़ा सा बंगला हो, मेरे पास BMW कार हो, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छी जगह रहूं। ये अपेक्षाएं माँ की होती हैं। और इन अपेक्षाओं को कौन पूरा करता है? हमारे पिताश्री काम करते हैं, बाहर जाते हैं या किसी प्रकार की जॉब करते हैं कंपनी में। तो ये क्या करेंगे? ये मकान, ठीक है, मकान या आवास का निर्माण करते हैं। किसके लिए? माँ के लिए, मतलब माँ, परिवार, सबके लिए। तो ये एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। माँ पिताश्री के लिए भोजन बनाएगी और पिताश्री माँ की जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, इनकी पूर्ति करते हैं, मतलब सहजीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए, तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन भाई। ये है लाइकेन, देख लीजिए डायग्राम भाई, लाइकेन कैसा होता है? तो लाइकेन इस रूप में पाया जाता है। लाइकेन जो है दो मतलब इनकी जो सहजीविता पाई जाती है, या कवक और शैवाल के बीच जो सहजीविता पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। यदि हम कवक की बात करें तो, अरे यार चलिए यहां समझेंगे, कवक और ये है शैवाल। यदि हम बात करें कवक शैवाल किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, तो ये जो शैवाल है ये कवक के लिए भोजन प्रदान करता है। ठीक है, कवक के लिए क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। और ये कवक इसे क्या आवास या सुरक्षा प्रदान करता, आवास और सुरक्षा प्रदान करता। इस प्रकार कवक शैवाल की रक्षा करता है और शैवाल को कवक भोजन देता है। इस प्रकार ये दोनों क्या सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाते हैं, जैसे हमारे माता पिता दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, दूसरा एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ नाम सुना होगा, मतलब मूंगा चट्टान नाम सुना होगा भाई। तो यहां याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये 2100 किलोमीटर फैली हुई है भाई। और इसमें जो जीवन यापन, मतलब सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाते हैं। 2 जीव होते हैं, एक पहला जीव जो होता है वह होता है मूंगा, और जो दूसरा जीव है वह है शैवाल। क्या है? शैवाल। तो शैवाल में जूप्लेंथम नाम की शैवाल है, जो कोरल भित्ति या मूंगा चट्टान के साथ क्या दर्शाती है? सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाती। तो इस प्रकार ये क्या कहते हैं? साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ जीव पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सहजीवी जीवी, इन्हें हम सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट है भाई परजीविता। पर मतलब दूसरे और जीविता मतलब जीना, दूसरे पर
दूसरे पर जीवन यापन के लिए क्या होना, निर्भर होना, मतलब दूसरे के ऊपर जीवन यापन करना क्या कहलाता, परजीविता कहलाता। समझिए परजीविता का उदाहरण, परजीविता का उदाहरण अमरबेल नाम ने आप तो सुना ही होगा, अमरबेल नाम सुना होगा। ये अमरबेल जो होता है भाई हल्का पीला पीला कलर का होता है और आपने देखा होगा इस प्रकार ये दूसरे प्लांट पे क्या हो जाता है, परजीवी हो जाता है और इसी प्लांट से क्या करेगा, भोजन लेगा, जीवन यापन करेगा और इस प्लांट को नुकसान भी पहुंचाता है। क्या करता है, इस प्लांट को नुकसान भी होता है क्योंकि वो चारों तरफ से घेर लेता है, इस कारण से इस प्लांट को नुकसान भी होता है। तो परजीविता का जो उदाहरण होगा वह होगा अमरबेल। अमरबेल को कसकटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कसकटा नाम से जाना जाता है। तो ये था परजीविता का उदाहरण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उपभोक्ता। हमने प्रोड्यूसर यानी उत्पादकता देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर यानी उपभोक्ता। इकोसिस्टम के अंतर्गत ही प्रोड्यूसर, फिर उपभोक्ता, इसके बाद फिर डिकम्पोजर यानी कि अपघटक देखेंगे। आप पहले इन सारी चीजों को समझिए, फिर मैं इन्हें एक दूसरे से रिलेट करूंगा, तो एक साथ आप पर्यावरण, इकोलॉजी, इकोसिस्टम तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें उपभोक्ता तीन प्रकार से होती है, नाम तो सुना ही होगा आपने। प्राथमिक उपभोक्ता जिसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता, सेकेंडरी उपभोक्ता यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और थर्ड है टर्सरी, टर्सरी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आएंगे भाई, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आएंगे जो उत्पादक के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। समझिए उत्पादक क्या पढ़ा था हमने, हरे पेड़ पौधे। तो ऐसे उपभोक्ता जो केवल और केवल हरे पेड़ पौधे को भोजन के रूप में उपभोग करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। देखेंगे आप तो ये परिभाषा में जैसे है भोजन केवल उत्पादक सा लेते हैं। इसके जो उदाहरण हैं गाय, बकरी, हिरण, भेड़। गाय, बकरी, हिरण, भेड़ ये क्या है भाई, ये केवल और केवल हरे पेड़ पौधे, घास, झाड़, वनस्पतियां का उपभोग करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता की। तो ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता यानी हिरण, गाय, बकरी इन पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उत्पादक को भी भक्षण कर सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। मतलब प्लांट, उत्पादक यानी प्लांट, हरे पेड़ पौधे। समझ लीजिए पालक भाजी आप खाते हैं, पालक भाजी, चना भाजी, राई भाजी, इसके अलावा क्या होती है भाई, जो ठंडी में खाते हैं यार क्या बोलते हैं, मेथी भाजी फेवरेट है, शिमला वगैरह, है ना। ये क्या कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी गाय, हिरण, बकरी इनको भी खा लेते हैं, ये बकरी को भी खा लिया। मतलब ये क्या हो गया भाई, मनुष्य। मनुष्य है ना, हिरण भी खा ले, बकरी भी खा ले, सब कुछ खा ले, पालक खा ले, हरी भाजी खा ले, चाहे वो मेथी हो, चना हो, जो भी हो, ये सभी खा लेता है। इसका एग्जाम्पल जो सेकेंडरी उपभोक्ता का होगा वह होगा क्या, मनुष्य होगा। क्या होगा, मनुष्य। इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, क्यों सर्वाहारी कहा जाता है, तो आप लोग समझे कि ये हरे पेड़ पौधे को भी खा लेता है और मांस का भी भक्षण कर लेता है, इसलिए ये सर्वाहारी होगा। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता के जीव कैसे होंगे, शाकाहारी जीव होंगे। कैसे होंगे भाई, शाकाहारी जीव होंगे। जबकि सेकेंडरी उपभोक्ता के कैसे होंगे, सर्वाहारी होंगे। थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी गाय, हिरण, बकरी, और द्वितीयक उपभोक्ता यानी ये मनुष्य वगैरह, है ना, मनुष्य वगैरह। और इसके अलावा स्वयं के समुदाय, समझ रहे हैं ना, स्वयं के समुदाय का भी भक्षण कर लें, ये जीव क्या कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। इसका जो एग्जाम्पल है शेर भाई,
शेर क्या है, मांसाहारी। तो तृतीयक उपभोक्ता के जो जीव होंगे ये कैसे होंगे, ये जीव मांसाहारी होंगे। और समझिए ये हिरण को भी खा लेता है, ये मानव को भी खा ले, और इसी का समुदाय क्या है भाई, बाज। मौका मिले तो ये बाज को भी टपका देता है, समझ रहे हो, टप टप, हिरण को भी टपका दे, मनुष्य को भी टपका दे और बाज को भी टपका दे। ये कौन सा होता है, तृतीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव शेर कहलाता। तो आपको उत्पादक, उपभोक्ता सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के बाद हम पढ़ेंगे लिंडमान का ऊर्जा का 10% का नियम। बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछता है भाई, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में यहां से बनता है, तो ध्यान रखेंगे। ये 10% का नियम क्या है लिंडमान का, समझेंगे। लिंडमान ने नियम दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, ये सनलाइट है, मतलब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जो किरणें निकलेंगी, इन किरणों का उपयोग कर हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपने लिए भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। अब ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणों का उपयोग कर हरे पेड़ पौधे, घास, ये क्या ऊर्जा बनाएंगे, और ये 100% ऊर्जा बनाएंगे। कितनी ऊर्जा बनाएंगे, 100% ऊर्जा बनाएंगे। अब देखिए इस घास को कौन खाता भाई, टिड्डा, ग्रासलैंड खाता है ना, ग्रासहॉपर। ये टिड्डा जब इस घास को खाएगा तो इस घास से इसे कितनी परसेंट ऊर्जा मिलेगी, 10% ऊर्जा ही मिलती है। समझ रहे हैं बात को, घास है और घास है ना, और घास से ऊपर, मतलब घास को जो खाएगा, कौन खाएगा, टिड्डा, या गाय खाए या बकरी खाए, तो इन्हें कितनी परसेंट एनर्जी मिलेगी, 10%। अब समझिए आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, जब हरे पेड़ पौधों के पास 100% एनर्जी है तो अगले स्टेप उन्हें भक्षण करने वाला जो जीव है उनमें केवल 10% एनर्जी क्यों मिल रही है, सवाल आता है ना। तो अभी मैंने आपको सकल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता यानी नेट उत्पादकता के बारे में समझाया था। इसे 100% एनर्जी तो मिल रही है भाई सूर्य के प्रकाश से, बट मैंने बताया था ये अपनी एक्टिविटी तो करेगी, ये जो एनर्जी बनाएगा, इस एनर्जी को बनाने के लिए भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये अपने में जो मेटाबॉलिज्म, उपापचय रिएक्शन वगैरह होंगी, अभिक्रियाएं होंगी, इनमें भी तो एनर्जी लगेगी ना। तो इस प्रकार 90% एनर्जी तो ये खुद में खर्च कर लेता है, बची 10% एनर्जी ही अगले स्टेप में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो समझ गए आप। तो टिड्डा को समझ लिए, घास में 100% एनर्जी थी, 100% एनर्जी से 10% एनर्जी किसे मिली, टिड्डा को। अब टिड्डा भी अपने लिए क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वगैरह करेगा, तो ये 10 पर जो 100% एनर्जी है उसमें से 90% यूज कर लेगा, और अगले जो स्टेप में है उस 10% की 10% एनर्जी देगा। तो समझ लीजिए 10% एनर्जी का 10% मेढक को कितना परसेंट मिला, 1%। फिर मेढक के अगले स्टेप में 1% का 10% क्या होगा, 0.1%, और फिर आगे इसका 10% होगा 0.01%। समझ रहे हैं ना, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, समझ रहे हैं ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक ऊर्जा का 10% का फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार इसे हम लिंडमान का ऊर्जा का 10% के नियम से जाना जाता है। वही सारी चीजें हैं, ये डायग्राम की मदद से है। तो आपको लिंडमान का ऊर्जा का 10% का नियम भी समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपने सुना होगा, एक बात आई समझ में, डॉक्टर वगैरह या बड़े बुजुर्ग या सामान्य व्यक्ति जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्यों कहा जाता है कि आप फ्रूट खाइए, क्यों कहा जाता है फ्रूट खाइए, अच्छी हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, ताजे फल खाइए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इन फ्रूट, मतलब ये उत्पादक, चाहे आपका सेब, फूल, अनार, केला, उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उत्पादक हैं ये, और इनमें क्या 100% एनर्जी होती है। इसीलिए हमें इनका भक्षण करना चाहिए, मतलब इन्हें खाना चाहिए, ना कि बीमार हुए मुर्गा कटवा के लिए आए, मछली ले आए, खाने लगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है। इसलिए हमें डॉक्टर या बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि आप हरे फल फूल, हरी सब्जियां खाइए। समझ गए ना। आज आपका ये जो भ्रम रहा होगा ये आपका अलग हुआ, इसलिए ज्यादा फोर्स किया जाता है कि हरी सब्जियां या फल फूल खाना चाहिए। और दूसरी बात समझिए कि यदि कोई व्यक्ति, समझिए घास है, घास को कौन खाता है? गाय, हिरण, बकरी। तो जैसे जैसे आप पोषण के स्टेप के नीचे जाएंगे पाचन उतना ही डिफिकल्ट या क्लिष्ट होते जाता है। समझिए ये मांस है, मनुष्य की बात करता हूं मैं, ये मांस है और ये घास है और ये मनुष्य है। अब यदि ये मनुष्य घास का भक्षण करेगा तो पाचन जल्दी नहीं होगा, घास का पाचन जल्दी नहीं होता बड्डे, याद रखिएगा, है ना। घास का पाचन जल्दी नहीं होता, जबकि मांस खाएगा मुर्गा वगैरह तो इसका पाचन जल्दी कर लेगा। ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता जीव होते हैं इनकी आंत छोटी, आंत लंबी होती है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई, दे देगा एग्जाम कि दिए गए स्टेप में बताइए किसकी छोटी आंत लंबी होगी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो समझेंगे जैसे जैसे पोषण के स्तर में आप नीचे आएंगे उन जीवों की जो छोटी आंत है लंबी होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा रोमंथी ग्रंथि, अमाशय आपने पढ़ा होगा ना, अमाशय में एक एक्स्ट्रा रोमंथी ग्रंथि नामक एक अमाशय पाया जाता है जो घास वगैरह शाकाहारी जीव में पाचन के लिए सहायक होता। तो समझ गए इतनी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है भाई, अब हमने अभी तक बायोटिक कंपोनेंट सारे देख लिए। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम चाहे पेड़ पौधे हो, उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, ये सारी चीजें देख लिए। इसके अलावा भी हम क्या देख लिए, इसके अलावा बात करें हम जीरोफाइट, जलोदभिद पौधे, हेलोफाइट, ये सभी प्लांट हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है वो है अजैविक घटक। पर अजैविक घटक पढ़ने से पहले हम देखते हैं क्या अपघटक या डीकंपोजर। अपघटक क्या होता? अपघटक का मतलब होता, समझिए कोई गाय वगैरह की डेथ होती है या मनुष्य की डेथ होती है, फिर उसे क्या विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में जला दिया जाता है और इस्लाम धर्म में दफना दिया जाता है, ईसाई धर्म वगैरह में भी दफना दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। पर कोई जीव यदि डेथ हो जाती है, कोई जीव की डेथ हो जाती है और उस जीव को ऐसे छोड़ दिया जाता है, अब उस जीव का अपघटन होता है। तो उस जीव की जो बॉडी है, मैंने बताया था वो कार्बनिक पदार्थ की बनी हुई है। किस पदार्थ की बनी है? कार्बनिक पदार्थ की। मान लीजिए हमारी बॉडी, मनुष्य की बॉडी जलती क्यों है? कि उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से बनी हुई है, मतलब कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। तो अपघटक का मतलब है जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ना या जटिल यौगिक का सरल यौगिक में टुकड़े टुकड़े में तोड़ना क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता। और ये प्रोसेस कौन करेंगे? इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, कवक, ये सभी क्या करेंगे भाई? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। यदि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो कुछ चीजें, ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से और याद करिए ये क्या चीजें हैं। फर्स्ट और सेकंड आप देखेंगे आपको कुछ याद आती होंगी। ये कहाँ की पिक्चर है? यही है भाई, सेकंड वेव आई थी ना कोरोना की, कुछ इस कदर हाल हुआ था यूपी का, समझ रहा है। वहां पे जो अंतिम संस्कार के जो कारखाने वगैरह थे, अंतिम संस्कार जहां होता है ना, वहां पे खाली नहीं थे, तो इतनी सारी डेड बॉडी थी, इन्हें गंगा के मैदान के तल पे इस प्रकार से दफना के छोड़ दिया गया था। इस प्रकार से यूपी का हाल हुआ था। तो इन बातों को जनता नहीं भूलेगी, है ना। इन बातों को जनता ना भूले और ध्यान रखे। अभी देख रहा हो थोड़ा सा ढील क्या मिली, लोग कुल्लू मनाली, हिमाचल, ऊटी घूमने चले गए, कितनी सारी भीड़ें हैं। सरकार को कहना पड़ रहा भाई कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप ध्यान रखें, इतनी आजादी नहीं मिली है आपको। तो याद रखें आप लोग भी स्टे होम रहें, सेफ रहें
और जो भी प्रिकॉशन है कोरोना के उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये वही बातें हैं यूपी की जो गंगा नदी के मैदानी भाग में इस प्रकार से इन्हें क्या दफनाया गया। अब समझिए ये जो डेड बॉडी है इन्हें दफना दिया गया है, अब ये वापस मिट्टी में मिल जाएंगी। शरीर तो मिट्टी का बना ही है और फिर मिट्टी में मिल जाएंगी, इसलिए ये कहते हैं ना गजब रचा खिलौना माटी का। क्या है भाई? गजब रचा भगवान खिलौना माटी का। समझिए ये जो कहावतें हैं कवि वगैरह गाते हैं ना, ऐसे ही नहीं गाते हैं, कुछ ना कुछ सेंस होता है, कुछ ना कुछ तर्क होता है और ये बातें सच होती हैं इसलिए कही जाती हैं। इसलिए बहुत शानदार पंक्ति है कि गजब गजब रचा खिलौना भगवान माटी का, माटी के बने हो और माटी में ही मिल जाओगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्नेल, स्लग, फ्ली, माइट, अर्थवर्म, स्पिटेल, ये सभी किस में सहायक होते हैं? अपघटन में अपघटनकारी जीव होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह हो गए, कवक वगैरह होगा। मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक आते हैं भाई। यदि केचुए की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन करने का मतलब उन्हें तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन ये सारी चीजें देख लिया। किसके अंतर्गत? बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट है भाई वह है अजैविक घटक। क्या भाई? अजैविक घटक। समझेंगे अजैविक घटक क्या है। तो अजैविक घटक मतलब जिनमें जान नहीं पाई जाती। तो सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी। सूर्य का प्रकाश यानी टेम्परेचर, यदि उपयुक्त टेम्परेचर होगा तो अच्छी फोटोसिंथेसिस की दर होगी, अच्छी फोटोसिंथेसिस की दर होगी मतलब उत्पादक उतनी ही अच्छी होगी, यानी भोजन का निर्माण उतना ही अच्छा होगा। और इसके अलावा बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर किस प्रकार वातावरण में प्रभावी होता है या प्रभाव करता है। समझिए ये पृथ्वी है, डोलड्रम क्षेत्र, डोलड्रम आपने नाम सुना होगा। समझेंगे पृथ्वी का जो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा में जो सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, कैसा होता है? लंबवत होता, मतलब सीधी किरणें आती हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, विविधता पाई जाती है। यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। एक ही दिन में तीनों ऋतु होती हैं। पता चला सुबह हुआ तो बरसात ऋतु है, दोपहर हुआ गर्म ऋतु है मतलब गर्मी का सीजन है, शाम हुई ठंडी आ गई, मतलब एक ही दिन में तीनों ऋतु है। पानी भी गिरेगा, धूप भी खिलेगी और ठंडी भी पड़ी जाएगी। इस प्रकार यहाँ उष्ण कटिबंधीय बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती, उमस पाई जाती। आप लोग देखेंगे अभी जुलाई का महीना चल रहा, नमी है, आर्द्रता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्या है? नमी है, आर्द्रता है, फिर भी बेचैनी सी है। जबकि वही जून में कितनी गर्म हवाएं चलती है, पर कूलर की हवा में सुकून देती है, पर अभी बहुत ज्यादा उमस है। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? हमें मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं जनजाति, जैसे अफ्रीका वगैरह में 0 डिग्री इक्वेटर गुजर रही है, अफ्रीका है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ के जो जीव होते हैं हल्के काले होते हैं, सांवले होते हैं। आप चाहो तो क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका को देखोगे या वेस्ट इंडीज वगैरह को देखोगे या श्रीलंका को थोड़ा देखें हम, तो ये सब कैसे होते हैं? हल्के सांवले होते हैं। तो ये टेम्परेचर प्रभावित करता है, मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट इन सबको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये है आर्द्रता, मैंने बताया नमी। यदि सदाबहार वन, जहाँ पे नमी होगी 12 महीना सदाबहार वन पाए जाएंगे, मतलब वहां के जो प्लांट होंगे साल भर कैसे होंगे? सदा, मतलब हमेशा हरे भरे होंगे, पतझड़ नहीं करते। और इसके अलावा वर्षा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा वहाँ वनस्पति जड़ी बूटी उगेंगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे होंगे, ऑक्सीजन बेस्ट होगी, एनवायरमेंट बेस्ट होगा। इस प्रकार यहाँ रेन यानी कि वर्षा भी एबायोटिक कंपोनेंट में प्रभावित करती है वातावरण। मिट्टी डिपेंड करती है कि काली मिट्टी है, जलोढ़ है, लेटेराइट है या लवड़ी मिट्टी है। ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं? वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। क्या देख लिया हमने? पर्यावरण पढ़ा। पर्यावरण के अंतर्गत
एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट देखा, और इसके अलावा हम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सारी चीजें समझ ली। अब मैं समझाता हूं। आज हम इकोलॉजी भी पढ़ लिए और इकोसिस्टम भी पढ़ लिए, साथ ही पर्यावरण पढ़। अब समझेंगे ये कैसे हम इन्हें रिलेट करते हैं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ ली, अब ध्यान करिए आप। पर्यावरण क्या बताया था हमने? पर्यावरण मैंने बताया था किसी जीवधारी के चारों ओर फैले हुए जैविक अजैविक घटक के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। बहुत सिंपल परिभाषा है। उस परिभाषा को हम डिटेल में पढ़ा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, हमने ये देखा। अब समझिए इकोलॉजी क्या कहलाता। इकोलॉजी आपको पता है हैकल ने दिया था। किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और इन्होंने बताया था पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर संबंध में। समझ रहे हैं ना? जैविक घटक और अजैविक घटक मैंने कैसे बताया था? कोई ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा है, या फिर इसके अलावा हम बात करें जैविक घटक और अजैविक घटक मिलके क्या कर रहे हैं? अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोसिस्टम क्या है भाई? जैविक घटक एवं अजैविक घटकों के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। बताया था मैंने। मान लीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अजैविक घटक है। और ये भी क्या है? H2O भी क्या है? अजैविक घटक। और ये मिलकर C6H12O6 मतलब पेड़ पौधे का भोजन बना देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बना देते हैं। तो वही है जैविक घटक और अजैविक घटक का परस्पर संबंध, वही तो पढ़ रहे हैं हम। कैसे एबायोटिक कंपोनेंट से पेड़ पौधे ग्रो हो रहे हैं, फिर वो डेथ हो रहे हैं, तो फिर वो मिट्टी में मतलब एबायोटिक कंपोनेंट बन रहा है। तो इनका अंतर संबंध क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। और इस अंतर संबंध बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर संबंध का अध्ययन, इस बात का जो हम अध्ययन करते हैं, ये इकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सारी चीजें देख लिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी या बात करें हम पिरामिड पे होगी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी को शुभ रात्रि। भारत माता की जय।